हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास है। तो देखो अपना चैप्टर नंबर सेकंड की थ्योरी खत्म कर ली है, उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। आज कुछ डाउट और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आए हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक तो अपना डाउट है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? तो देखो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम है ना, ये अपने गाउस के नियम की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें लिखा था कि गाउस का नियम है केवल उन्हीं भौतिक राशियों के लिए अप्लाई होगा जो क्या करता है, व्युत्क्रम नियम वर्ग नियम की पालना करता है। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है देखो, तो देखो गाउस का नियम देखें, ई फाई इक्वल टू कितना होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का समाकलन, ये होता है गाउस का नियम। और इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गाउस का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करेगा। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अगर अपन ये लेके सोल्व करते हैं, जब भी गाउस के नियम का एप्लीकेशन प्रूव करते हैं तो ये अपन e डॉट ds लेके सोल्व करते हैं और e क्या पुट करते हैं इसमें, k q अपॉन r स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखें तो e प्रोपोर्शनल किसके है, e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे e क्या है, e भौतिक राशि जो क्या करती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। ठीक है, तो यहां से अपन देखते हैं तो फाई भी क्या करेगा, व्युत्क्रम नियम की पालना करेगा, तब भी अपना क्या सोल्व होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ये ना ले, यहाँ पे जैसे मान लो r ले लिया मैंने, तब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास इनटू में r आएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे r क्यूब ले लिया तो यहाँ ये नीचे r आ जाएगा। ठीक है, तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सोल्व करने के लिए, यानी ये मान निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, k q अपॉन r स्क्वायर लेके ही चलेंगे। इसका अर्थ हुआ गाउस का नियम भी क्या करेगा, व्युत्क्रम नियम की पालना करेगा। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करेगा, यह था व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है। आपेक्षिकता, आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है। देखो आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी भी कण या कोई वस्तु ले लो, उसके वेग की, जैसे मान लो कोई वस्तु है वो v वेग से जा रहा है, इसकी तुलना प्रकाश के वेग से करें। प्रकाश का वेग c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी कण के वेग की तुलना प्रकाश के वेग से तुलना करते हैं तो वहां पे जो सिद्धांत काम में ले जाता है वो कहलाता है आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये होता है आपका आपेक्षिकता सिद्धांत। अब प्रकाश के वेग से तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में अपने जो सबसे ज्यादा वेग माना जाता है वो किसका होता है, प्रकाश का वेग। यानी प्रकृति में जो भी वेग है, जो भी कणों का वेग है, सबसे ज्यादा कौन से कणों का है, प्रकाश के कणों का वेग है। तो इसके साथ इसकी तुलना करी जाए तो यह तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये दो डाउट थे थ्योरी के। अब अपने कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो एक डाउट है अपना एग्जांपल नंबर 2.9। अब देखो आगे जो सॉल्व कर रहा हूं उसके लिए पहले आप अपने नोटबुक निकाल लो और बुक निकाल लो, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ध्यान दो कहां पे क्या पढ़ा रहा हूं। तो एग्जांपल 2.9 निकालो और पेज नंबर है अपना 33, पेज नंबर 33 पर है 2.9। और देखो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, दो संरचनाएं दी गई है अपने पास। एक तो है इस प्रकार से एक अर्धवृत्त रखा, एक कंडीशन ये दी है, इस प्रकार से दो अर्धवृत्त रखे हैं और इनमें से पूछा गया है कि संबंधित फ्लक्स कितना होगा, कि इस वर्त में से अर्धवृत्त में से फ्लक्स का मान कितना होगा। तो ये ई की डायरेक्शन इस तरफ है और ये ई की डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स का मान निकालने के लिए देखो फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस कंडीशन एक कंडीशन की बात करता हूँ, ये बी कंडीशन अपनी। तो एक कंडीशन में क्षेत्रफल देखते हैं तो देखो यहाँ पे दो पृष्ठ बन रहे हैं, एक तो ये हो गया वर्ताकार पृष्ठ इसका, एक ये अर्धवर्त का वक्र पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठ बन रहे हैं। जैसे मान लो इस पृष्ठ में फाई का मान फाई ए ले लेता हूं मैं, या फाई 1 ले लेता हूं, और इस ऊपर वाले पृष्ठ में से फाई 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो कुल फ्लक्स कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई कुल फ्लक्स का मान कितना हो गया फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू कितना रहेगा, ये मान कितना किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक। तो कुल फ्लक्स का मान हो गया फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे अपन जब भी गाउस का नियम पढ़ते हैं तो उसमें या फ्लक्स का मान देखते हैं, फ्लक्स की परिभाषा देखते हैं, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ में या किसी पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश यानी उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। अब यहाँ पे देखें कुल आवेश है क्या, इसमें कहीं पर आवेश आपको नहीं बताया गया है, ये आवेश का मान कितना है इसमें 0 है, तो यहाँ पे ये मान 0 हो गया, तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका अर्थ हुआ फाई 1 बराबर कितना, फाई 1 प्लस फाई 2 बराबर कितना हो गया 0, अर्थात इस पूरे पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा 0 होगा। लेकिन अपन जैसे मान लो इस वर्ताकार पृष्ठ की बात करें, इसमें से कितना रहेगा और इसमें से कितना, अलग अलग बात करें तो यहाँ से देखिए फाई 1 बराबर कितना हो गया माइनस फाई 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले फाई 1 की बात कर लेते हैं, इसके लिए कितना होगा। यहाँ पे देखें ए की डायरेक्शन ये है इस तरह, और क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे ds से, तो यहाँ पे ds अल्पांश लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत होती है हमेशा, तो नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे फाई इक्वल टू कितना हो गया e डॉट ds से, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कितना हो जाएगा e ds cos थीटा। केवल फाई 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मान निकालते हैं। तो देखो cos थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो फाई 1 का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अब फाई 1 0 है तो फाई 2 भी कितना होगा 0 ही होगा, तो फाई 2 का मान भी कितना हो गया 0, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक फ्लक्स में से निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना है 0 और कुल फ्लक्स का मान भी कितना है 0। अब देखो सेकंड कंडीशन दी है अपने पास ये वाली दी है, ठीक है। बी कंडीशन की बात करता हूं मैं, इसमें देखो सेम यही कंडीशन है। अब की बार भी कुल यहाँ पे कोई आवेश नहीं दिया है, तो कुल आवेश का मान कितना है 0। तो इसमें जैसे मान लो इसका फाई 1 लिया मैंने, इसका फाई 2 लिया, तो कुल फ्लक्स का मान कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब Q का मान है, Q दिया नहीं अपने आवेश कुछ है नहीं, तो Q का मान 0 है, तो पूरा मान कितना हो गया 0। सेम वही कंडीशन फाई 1 इक्वल टू माइनस फाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि फाई 1 का मान कितना होगा, इस पृष्ठ में से मान कितना होगा। तो देखो यहाँ पे E की डायरेक्शन ये ऊपर की ओर है, और जैसे यहाँ पे ds की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे ds लेंगे तो हमेशा क्या होता है तल के लंबवत, ये तल ऐसे है तो इसके लंबवत नीचे की ओर आएगा, तो ये ds की डायरेक्शन है। तो फाई 1 का मान देखें तो इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos थीटा आएगा, तो E ds cos थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना है, E की डायरेक्शन ऊपर है और ds के नीचे है, तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180, क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। तो ये फाई 1 कितना हो गया, फाई 1 इक्वल हो गया माइनस इंटीग्रेशन ए डी एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E कांस्टेंट है फिक्स, एक समान विद्युत क्षेत्र दिया तो E तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो फाई 1 का मान कितना हो गया E और इंटीग्रेशन है ds। अब ds क्या है, इसका क्षेत्रफल, यानी ds का समाकलन कर रहे हैं तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, जैसे मान लो इसकी त्रिज्या r है तो पूरा क्षेत्रफल कितना रहेगा पाई r स्क्वायर, वर्ताकार पृष्ठ है तो वर्ताकार पृष्ठ का पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस e पाई r स्क्वायर। ये तो आ गया फाई 1 का मान। अब यहां से फाई 2 का मान देखें तो कितना आएगा,
क्योंकि φ1 बराबर कितना है -φ2 है। ठीक है, तो देखो φ2 का मान कितना होगा माइनस से φ1, माइनस को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना हो गया यहाँ पे -φ1 का मान कितना है -e πr²। तो φ2 का मान कितना हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और कितना आ जाएगा आंसर e πr²। ये φ2 का मान हो गया। तो सेकंड कंडीशन में अपना φ1 भी मिलेगा φ2 को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन φ1 का मान भी 0 है φ2 का मान भी 0 है और कुल फ्लक्स का मान भी कितना है 0। यहाँ पे कुल फ्लक्स 0 है लेकिन अलग अलग फ्लक्स के लिए समान मान है, लेकिन एक का धनात्मक है दूसरे का ऋणात्मक है, तो टोटल फ्लक्स का मान कितना हो जाता है इसमें भी 0 है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना 8वां। ऑब्जेक्टिव 8वां क्वेश्चन पूछा है किसी ने। तो देखो इसमें क्या बोला है कि दो चालक गोलों की त्रिज्या a एवं b है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो दो गोले दिए, मान लो एक दे दिया ये इसकी त्रिज्या a, मान लो दूसरा दे दिया b त्रिज्या का। ठीक है, इसका आवेश घनत्व कितना दिया है सिग्मा, इसका आवेश घनत्व कितना दिया है सिग्मा। ठीक है, आवेश घनत्व समान दिया है। ठीक है, अपन को त्रिज्या समान है या असमान है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, केवल आपको आवेश घनत्व समान दे दिया है और बोला है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, ये बात पूछी है। तो देखो सतह पर देखते हैं तो अपन जैसे गोले के लिए पढ़ते हैं कि E कितना होता है KQ/R²। गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर कितना होता है KQ/R², ये पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सतह पे रहेंगे तो सतह पर आपको अगर आवेश देता कि गोला इतने आवेश से आवेशित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेश देता तब ये अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आवेश घनत्व दिया है, आवेश घनत्व का मतलब इसकी अगर छोटा सा अल्पांश लेंगे तो ये क्या बनेगा कि चालक परत जैसी बनेगी, चालक पट्टी का बनेगी। चालक पट्टी का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा σ/ε0। तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा ना कि ये। अगर आवेश देता तो ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व दे दिया तो अब ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो सतह पे देखेंगे अपन ये दूरी नहीं देखनी है कि आवेश केंद्र से कितनी दूरी पर है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल सतह के लिए निकालना है। तो इसके लिए ये E कितना रहेगा σ/ε0। दोनों का सिग्मा समान है तो EB कितना रहेगा σ/ε0। अनुपात लोगे EA अनुपात EB तो σ/ε0 अनुपात सेम हो गया तो 1:1 आंसर आ जाएगा 1:1। ऐसे जैसे 9वां क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आवेश दिया है तो वहां पे ये अप्लाई करोगे। ठीक है, उसका अनुपात निकालोगे तो ये आ जाएगा अपना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा KQ/A² अनुपात KQ/B²। तो यहाँ पे हो गया KQ से KQ कैंसिल और आ जाएगा B² अनुपात A²। तो 9वें का आंसर ये होगा और 10वें का आंसर ये 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर है 1:1। और ये जो बी ऑप्शन है इसका इसका क्या है राइट है। ठीक है, अब देखो अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ लेना आप, और इसमें सीधा सीधा समझा देता हूँ कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है और इसमें क्या रखा है एक वृत्त रखा है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वृत्त के मध्य का एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है और आपसे पूछा है कि इस वृत्त में से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखो फ्लक्स से फाई कुछ कितना होता है इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कितना हो जाता है इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अपन को E का यानी फाई का मान निकालने के लिए अब चाहिए अपन को एंगल थीटा का मान चाहिए, यानी कि E और ds के मध्य एंगल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ds अल्पांश लोगे, जैसे मान लो यहाँ पे ds अल्पांश दिया और ds अल्पांश की डायरेक्शन हमेशा तल के लंबवत होती है, तो ये ds अल्पांश की डायरेक्शन होगी। ये क्या होगी ds अल्पांश की डायरेक्शन, यानी कि ब्लैक बोर्ड के लंबवत आपका ds की अल्पांश हो जाएगी। अब देखो अपन ये एंगल कितना आएगा, यानी कि E और ds के मध्य एंगल कितना आएगा उसको समझने के लिए एक बार ये समझो, ये आपका वृत्त दिया है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दी है, इस वृत्त से 30 डिग्री पर है। 30 डिग्री का अर्थ हुआ आपको लग रहा है कि ऐसे यानी कि इसको आप ऐसे समझो, ये तल है इसका,
ठीक है, वृत्त का, ये इसकी डायरेक्शन होगी तल की, ठीक है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तल से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर, ये यानी कि ये दोनों के बीच में कितना है एंगल है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब E और DS के मध्य डायरेक्शन के मध्य कितना एंगल होगा वो देखना है। तो ये तो E की डायरेक्शन हो गई। अब DS की डायरेक्शन है इस तल के लंबवत, यानी कि ये आ गई, ठीक है। तो E और DS के मध्य डायरेक्शन कितनी बचनी, ये कितना बचेगा, जब ये ऐसे होता है तो कितना होता है 90, ये 30 डिग्री आ गया इस साइड। अब कितना बच गया, 90 में से 30 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। यानी कि क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री आपका एंगल होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट 30 नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे E और DS के मध्य की डायरेक्शन देखनी है। ये डायरेक्शन किसकी है, इस पृष्ठ की तल की है ये तो, ठीक है। इसके तल के लंबवत डायरेक्शन है, ये तो तल की डायरेक्शन है। तो अब कितना हो गया 60 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 60 डिग्री रख दो, फाई इक्वल टू कितना रहेगा, E DS cos 60 डिग्री। अब देखो E कांस्टेंट है तो ये तो आ गया बाहर, DS cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 बाहर ले लिया मैंने। अब DS का मान है, DS का समाकलन करोगे तो इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आएगा, वृत्त की भुजा कितनी है A, तो क्षेत्रफल कितना आएगा A², कितना हो जाएगा EA² डिवाइड बाई 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर अपना बी ऑप्शन है, सही है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अंकी क्वेश्चन है, अंकी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अंकी क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ना, उसमें समझना क्या है। अब इसकी पहला पॉइंट दिया है, इसमें 3 पॉइंट दिए आपको, 3 कंडीशन दिए, उस तीनों कंडीशन में आपको क्या पूछा है, फ्लक्स का मान पूछा है कि पहली कंडीशन फ्लक्स का मान कितना होगा। और देखो आपको क्या दिया कि घन दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है A है, और इसमें Q आवेश लेंगे, बिंदुवत Q आवेश लेंगे, उसको अलग अलग पोजीशन में रखेंगे और एक तो निकालेंगे पूरे घन में से फ्लक्स का मान कितना होगा, एक निकालोगे कि अलग अलग पृष्ठ से कितना फ्लक्स से निकलेगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन इसमें अप्लाई करोगे। तो पहली कंडीशन है कि आवेश कहां पर स्थित है, इसके केंद्र में, यानी कि घन के अंदर स्थित है, ठीक है। अब घन के अंदर स्थित है तो फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात देखिए, फ्लक्स का मान कितना होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, किसी परिबद्ध पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो देखो इसके अंदर कितना आवेश दिया है, q आवेश दिया है। अब ये q आवेश पूरा घिरा हुआ है पृष्ठ, यानी कि जैसे ये अपना घन है, ये घनाभ है, जैसे घन मान लेना इसको, घन है, इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, आवेश रखता हूँ और इसको पैक कर दिया, ठीक है। इसके बीच में क्या है, आवेश है। अब इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, तो देखो ये पूरा इसमें से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे पूरा इस पृष्ठ में, इन पृष्ठों में से बाहर निकलेंगे। तो इसको ऐसे समझे, जैसे ये कोई बिंदुवत आवेश है, जैसे मान लो प्लस Q आवेश लिया, तो इससे क्या होगा, बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी। इस प्रकार से चारों तरफ क्या निकलेगी, बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। अब पूरी बल रेखाएं इसमें से बाहर निकलेगी, इसका अर्थ पूरा आवेश परिबद्ध है, तो कितना रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहली कंडीशन इसका फर्स्ट हो जाएगा कि फ्लक्स का मान कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट है कि फ्लक्स पूरे घन में से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा कि एक पृष्ठ में से कितना निकलेगा, तो देखो इसके कितने पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 6, घन के 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो 6 में से कितना ज्यादा है, सिग्मा अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 में से कितना रहेगा, तो क्या लग जाएगा पाई डैश मान लो, Q अपॉन 6 का भाग है, यानी कि छठा भाग जाएगा इसमें, छठा भाग इसमें से ऐसे ही पूरा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, 1 में से कितना रहेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। पहली कंडीशन हो गई। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला है कि आवेश कहाँ रखना है, घन के कोल पर रखना है। देखो कोल का अर्थ क्या है, एक तो होता है कॉर्नर, कॉर्नर का अर्थ ये वाला, कोल का अर्थ है ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आवेश रखना है किसी भी एक कोल पर, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब फ्लक्स का मान कितना होगा,
तो देखो इसको समझने के लिए पहले तो ये देखेंगे कितना भाग ये घन घेर रहा है, इसके फ्लक्स का कितना भाग लेगा और कितना भाग बाहर जाएगा। तो देखो एक बॉक्स तो ये हो गया। अब इसका आवेश को बंद करने के लिए अब कितने बॉक्स और लगाएं चारों तरफ कि आवेश परिबद्ध हो जाए। तो दूसरा बॉक्स जैसे मान लो एक बॉक्स ये था, इसके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको एक यहाँ पे रख दूं तो इस साइड वाला तो बंद हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2। तीसरा कहाँ पे रखूं, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये पहले वाला रखा हुआ था, अब ये एक और रख दिया यहाँ पे, कितने हो गए 3। एक और कहाँ रख दूं, यहाँ पे रख दूं, ठीक है। तो ये पूरा आवेश क्या हो गया, परिबद्ध हो गया, चारों तरफ से बंद हो गया। ऐसे 4 बॉक्स रख देंगे तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ 4 मिलके इस आवेश का कुल फ्लक्स ले रहे हैं, तो एक घन कितना लेगा, इसका चौथा भाग लेगा। तो फ्लक्स का फाई का मान कितना हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा पूरे घन के लिए, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब एक फलन की बात करते हैं, एक पृष्ठ की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे आवेश रखा है, तो इस पृष्ठ के लिए बल रेखाएं ऐसे रहेंगी, तो क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई, इसके अंदर से ना जाके इसके समांतर जा रहे हैं, इसका अर्थ तो इसके अंदर से गुजरी नहीं, इसके अंदर से नहीं गुजरी, इसके लिए प्लस का मान कितना रहेगा 0। ऐसे इसमें ऐसे रहेगी, ठीक है, इसमें से नहीं गुजरेगी। अंदर वाले में ऐसे ऐसे रहेंगी, जैसे ये है इसमें से ऐसे रहेगी, ये वाला है इसमें से ऐसे रहेगी, अंदर इसके आर पार हो रही है, इसका अर्थ तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा। तो 2 के लिए तो 0 हो जाएगा, और शेष कितनी बच गई, 6 में से 2 गई तो 4 बच गई। 4 के लिए कितना होगा, ये होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब 4 में से 1 का कितना होगा, यानी 4 मिलके इतना लेते हैं, 1 कितना लेगी, फाई = फाई डैश = Q/, इसका 4th भाग आ जाएगा, 4 × 4 है 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना लेगा Q/16 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर देखो तीसरी कंडीशन दी है। तीसरी कंडीशन में कहा रखा है, घन के तल में रखा है, किसी एक तल में रखा है। तल का अर्थ हुआ जैसे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कोई से भी एक तल में रख दो, जैसे यहाँ पे रख देता हूं मैं, ठीक है। अब कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, तो देखो कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई का मान देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ पे जैसे मान लो 2 बॉक्स हैं, एक तो मेरे पास ये वाला है, एक ये वाला, तो यहाँ पे रखा। इसको परिबद्ध करने के लिए कितने घन चाहिए, 1 घन और लेता हूं मैं, और इसको ऐसे रख दिया तो बंद हो गया ना, आवेश बंद हो गया। आवेश बंद हो गया यानी आवेश परिबद्ध हो गया, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों में मिला के फाई का मान कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स ये होता है Q/एप्सिलॉन। तो दोनों के लिए अपन को तो एक की बात करनी है, इसका अर्थ आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, तो केवल एक में कितना रहेगा, आधा रहेगा, तो कितना गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फ्लक्स पे रखने पर कुल फ्लक्स का मान घन में से। अब एक पृष्ठ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ की बात करें तो इसमें बल रेखाएं ऐसे रहेंगी, ऐसे, तो क्या होगी, तल के समांतर हो गई। समांतर हो गई तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0। जब तक इसके आर पार नहीं निकलेगी तब तक फ्लक्स का मान नहीं होगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसे निकलेंगे और में से, ठीक है। इसका अर्थ हुआ एक फलन के लिए तो 0 हो जाएगा, और शेष कितने बच गए, 5 फलन के लिए कितना होगा, 5 के लिए इतना था Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 में से 1 के लिए कितना हो जाएगा, 5वां भाग हो जाएगा, तो फाई = कितना हो जाएगा Q/5 × 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आंकी क्वेश्चन है 6। देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपको क्या दिया गया है, 10 सेमी की भुजा का एक वर्ग के केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पर एक आवेश Q = 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। अब आपको देखो इसमें, अभी इसको देखें समझें तो अपन ये समझ सकते हैं, जैसे ये पृष्ठ है, इस लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों समान है। अब ऐसे ही अपन इसको एक घन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये बनाया मैंने, इस प्रकार से घन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो 5 सेमी ये कितना है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी कितना ले लिया मैंने 10 सेमी ले लिया। तो ये 5 सेमी, इसका अर्थ हुआ इस घन के केंद्र में है ये आवेश। ठीक है, अब पूरे घन में से यानी कि आवेश और घन के अंदर है, तो पूरे घन में से फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू 2/ε0 होगा। ठीक है, तो इसकी एक पृष्ठ ले लिए मैंने, ये पृष्ठ है, ये फलन है, इसमें से कितना निकलेगा, अब 6 में से कितना रह रहा है Q/ε0, तो 1 में से कितना रहेगा फाई इक्वल टू Q/6ε0। इसका अर्थ हुआ इस पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना होगा Q/6ε0। ये अपन ने समझने के लिए बनाया था कि ऐसे अपन इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको Q का मान दे रखा है, Q बराबर कितना है 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁶ कूलम। 6ε0 का आप जानते हो, ε0 कितना होता है 8.85 × 10⁻12। ये मान रख देना, सोल्व कर लेना, फ्लक्स का मान आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या बोला है अपन, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि एक तो धातु प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 10⁻2 मीटर स्क्वायर, प्लेट का आवेश दिया है 10 माइक्रो कूलम, इसको मैंने कूलम में चेंज कर दिया 10 × 10⁻6 कूलम। और क्या पूछा है कि प्लेट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो, एक का मान निकालना है। तो देखो धातु प्लेट दी है, प्लेट का मतलब है पट्टी का अर्थ होता है चालक पट्टी का है। ठीक है, अगर यहाँ पे परत देता तो आप क्या लेते हैं अचालक लेते, तो यहाँ पे क्या है ये चालक है, और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होता है। ठीक है, अब E का मान निकालने के लिए तो क्या चाहिए, सीधा सीधा सिग्मा चाहिए। सिग्मा और ε0 आपको पता ही है, तो सिग्मा आपको क्या चाहिए आवेश घनत्व है। तो देखो आवेश घनत्व क्या होगा, यहाँ पे आवेश घनत्व होता है Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे ये परत है, पट्टी का प्लेट है, इसको आवेश दोगे तो इसके इस साइड भी आवेश आएगा और इस साइड भी आवेश आएगा। जैसे मान लो ये है, इसको आवेशित किया तो इस साइड भी आवेश आया और इस साइड भी आवेश आया, तो क्षेत्रफल इसका कितना A है, इस साइड वाले का भी कितना है A है। और आपको कुल पृष्ठीय यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है, तो पृष्ठ इस साइड भी हो गया, इस साइड भी हो गया, इसका अर्थ तो डबल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से किससे गुना होगा 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि आवेश दोनों तरफ आ जाए, दो पृष्ठों पे दोनों इसके दोनों पृष्ठों पे, तो क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका भाग लगेगा 2 का भाग लगेगा। ठीक है, अब ये मान रख दो E कितना हो गया Q/2A × ε0। Q का मान आपको पता ही है 10⁻², Q का मान है 10 × 10⁻6, 2 × A का मान 10⁻2 × ε0 8.85 × 10⁻12। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आंकी क्वेश्चन 9 है, आंकी क्वेश्चन 9 देखो, इसमें क्या बोला है आपको, एक 9 × 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण है। तो देखो द्रव्यमान कितना दिया है 9 × 10⁻5 ग्राम, केजी में चेंज कर दो 10⁻8 हो जाएगा। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, अब देखो परत दी है, परत का अर्थ होता है अचालक, इसका अर्थ आवेश कहाँ होगा, इसके अंदर स्थित होगा। ठीक है, और अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना होता है σ/2ε0 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चालक दी है या अचालक दी है ये आपको समझना है पहले तो देखो या तो क्वेश्चन बोलते हैं कि चालक परत है या अचालक परत है, तो वहां तो सीधा सीधा समझ जाओगे। अगर चालक अचालक नहीं बोलता है तो आपको अगर परत बोलता है तब क्या लेना है अचालक लेना है, या फिर पट्टी का या प्लेट बोलता है तो क्या लेना आपको चालक लेना है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर क्या रख दिया मैंने, कोई कण रख दिया m द्रव्यमान का,
और इस पर आवेश का मान निकालना है कि कितना हो कि ये नीचे ना गिरे। इसका अर्थ तो इस पर कैसा आवेश हो, इस पे प्लस है तो इस पे क्या रहेगा प्लस, प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण लगने से ये ऊपर इसको बल लगाएगा। और कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा यानी विद्युत बल कितना होगा F = QE। ठीक है, अब देखो इसके अंदर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान वाली वस्तु हमेशा नीचे की ओर जाती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बल लगता है। तो गुरुत्वीय बल कितना होता है mg। इसका अर्थ हुआ ये कब ये अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा जब विद्युत बल और गुरुत्वीय बल ये दोनों का मान क्या होता है समान, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है नीचे। अगर ये दोनों समान है तब स्थिर अवस्था में रहेगी, अदरवाइज ये ऊपर नीचे हो सकती है। इसका अर्थ है ये दोनों मान क्या है समान, तो इन दोनों को आप समान कर दो। तो F या सीधा सीधा देख रहा हूँ QE कितना है mg। आपको क्या कैलकुलेट करना है, Q का मान निकालना है, आवेश पूछा है कि Q का मान है कितना होगा, तो Q कितना रहेगा mg/E। अब E का मान कितना है σ/2 ये लिख दो यहाँ पे। तो Q बराबर कितना हो गया mg/σ/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, Q कितना रहेगा mg ये 2 डिवाइड बाई सिग्मा। अब देखो आपको मान पता है 2, m का मान दे रखा है आपको 9 × 10⁻⁸, g का मान आप जानते हो 9.8, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो 8.85 × 10⁻12 डिवाइड बाई सिग्मा का मान आपको दिया ही है 5 × 10⁻5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है अंक की क्वेश्चन 10वां। अब देखो अंक की क्वेश्चन 10वें में क्या बोला है कि एक आवेशित समरूप आवेशित परत बोल रहा है, ये क्या है कि परत है। अब परत का अर्थ होता है कैसी होगी, अचालक होगी। जब भी परत बोले क्या लेना है आपको अचालक लेना है, और अचालक में आवेश कहाँ होते हैं परत के अंदर ही स्थित होते हैं। और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें अचालक के लिए कितना आता है σ/2 ये चीजें देखो याद कर लो, जो फॉर्मूले हैं उनको फटाफट याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन पे भी फटाफट हो जाएंगे आपके। अब देखो E ये दिया है, ठीक है, यानी कि ये निकाल लेंगे अपन। अब आवेश घनत्व दे दिया इसका, और ये बोला है कौन से तल में है, XY तल में है। XY तल का मतलब ये हो गया, और ये कैसे स्थित है, ऐसे स्थित है, यानी कि ऐसे मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा XY तल है तो ऐसे परत स्थित है, और ये क्या हो जाएगा Z। और देखो विद्युत क्षेत्र की इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के तल के लंबवत होगी, यानी कि ये Z एक्सिस में क्या जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस दिशा में क्या जाएगी E की दिशा ही आ जाएगी। Z एक्सिस में क्या जाएगी E की दिशा आ जाएगी। ठीक है, अब फिर बोला कि एक वर्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या है R = 0.1 मीटर। ठीक है, इसको Z अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण पर रखा गया है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो फिर पूछा है कि आपसे इस लूप से, ये जो वर्ताकार लूप से इससे फ्लक्स का मान है कितना होगा, यानी फ्लक्स का मान कितना होगा इसमें। तो फाई = आप सीधा सीधा निकाल दो, इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, आपको E का मान पता है, ds का समाकलन कर देंगे इसका, यानी इसमें से निकाल दे तो ds इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो E और ds के मध्य का कोण है, यानी कि E ds cos थीटा। अब यहाँ पे कोई अल्पांश लोगे, जैसे यहाँ पे अल्पांश है, इसकी दिशा तल के लंबवत है, यानी कि ये तल ऐसे है तो इसके लंबवत ये है, यानी कि इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो E और ds, ये ds की डायरेक्शन होगी इस साइड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे कोण की जगह थीटा की जगह कितना रहेगा 60 डिग्री। तो फाई = कितना हो गया E ds cos 60, और आपको पता है cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो E फाई = कितना आ गया, तो E भी कांस्टेंट हो गया, तो E बाहर आ गया E/2, और ds का समाकलन इसका, यानी कि इसका क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल कितना हो गया πr², क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। तो मानोगे E πr² 2। अब मान रख दो, आपके पास सारे मान ही। E का मान कितना है σ/2 सिग्मा ऊपर कितना आ गया σπr²/2 है, तो 2 × 2 4ε0, ये मान आ गए। अब सिग्मा का मान ये रहा, रख देना, पाई का मान 3.14, r² 0.1 × 0.1 0.01 हो जाएगा, 4 × ε0 का आपका मान पता ही है, ये सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने भी आप अब तक मेरे से जो भी डाउट पूछे हैं इस चैप्टर से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, सारे डाउट क्लियर किए हैं। इसके बाद अपना अगला तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा और जैसे जैसे वीडियो आता है वैसे वैसे उनको पढ़ो, समझो और तैयार करते रहो, साथ साथ में क्वेश्चन करते रहो और जो डाउट होता है वो मेरे को मैसेज कर दो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।